जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 भाग है दोस्तों। यानी जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, हम एक नए समय में एंटर किए और एक नया आविष्कार हुआ और कंप्यूटर का कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। जैसे कि प्रत्येक जनरेशन में कंप्यूटर के आकार, प्रकार और उसकी कार्यप्रणाली में काफ़ी बदलाव होते आए हैं और वर्तमान समय में कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जिस तरीके से पुराने लोग बिना घड़ी के समय बता दिया करते थे और एक ऐसी घड़ी आई दोस्तों जिसमें अलार्म सेट करने के लिए बहुत समय लगता था। आपने कैमरे का ज़माना सुना होगा कि एक कैमरे से फ़ोटो खींचने के लिए व्यक्ति को 12-12, 24-24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, तब एक फ़ोटो क्लिक होती थी। आज के कंप्यूटर, आज के कैमरे जो होते हैं वो एक क्लिक में फ़ोटो। अब देखिएगा इसी तरीके से कंप्यूटर जगत में 5 पीढ़ियाँ हैं। मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसी 5 में से हेडिंग डालिएगा पहली पीढ़ी जो है। पहली पीढ़ी जब 1937 में जब कंप्यूटर आए थे दोस्तों, उस समय के कंप्यूटर थे कैसे। तो 1937 से 1953 का जो एक इरा है, एक कार्यकाल है, वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को यहाँ पर ले जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। तो क्वेश्चन यहीं से बन गया दोस्तों। अब मैं वैक्यूम ट्यूब की बात करें, अगर मैं बताऊं ना इसको और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी और मेरे बच्चों की नाकामी होगी। तो समझिएगा कि आपके घर में पुरानी टीवी हुआ करती थी, आज भी है, जिसको ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिसमें आप रामायण वगैरह, जूनियर जी, आर रहमान, ये सब शक्तिमान देखते थे। तो उसमें जब आप जैसे ही क्लिक करते थे तो पीछे एक अलग तरीके का प्रकाश होता था। जब आप पीछे देखोगे टीवी का जो पीछे का भाग निकला हुआ होता है, उसमें एक तरीके की वैक्यूम ट्यूब होती है दोस्तों। तो वैक्यूम ट्यूब जो है, उसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ करता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक हिस्सा था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा था। अगर आप टीवी के पीछे वाला पार्ट अगर खोलते, ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलीविज़न, तो उसमें से ये ट्यूब आपको देखने को मिलती। ठीक है, चलिए। वैक्यूम ट्यूब के कारण यह कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे। आप देखिए इतना भारी कंप्यूटर का सिस्टम, ये तो छोटी सी फोटो है। सीमित मेमोरी वाले, यानी बहुत छोटी मेमोरी होती थी। बड़े तो बहुत होते थे लेकिन छोटी मेमोरी होती थी। अधिक बिजली अच्छा बहुत लेते थे। अच्छा, बिजली की इस समय अगर देखा जाए, उस समय भी और आज भी वही सिस्टम है। बिजली जैसे पहले बनती थी आज भी, लेकिन तरीके अलग हो गए। तो बिजली का जो है खर्च बहुत होता था। कौन से? पहली पीढ़ी में, जिसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। आकार कैसा था? बड़ा था। मेमोरी कैसी थी? सीमित थी। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई बड़ा एक क्षेत्र, बड़ा एरिया लेते थे, मेमोरी बहुत छोटी थी, बिजली ज़्यादा जो है खर्च होती थी और इनमें गर्मी बहुत उत्पन्न होती थी जब ये कंप्यूटर अपना वर्क करते थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानिएगा कि इस कंप्यूटर का जो वजन था वो 30 टन था। अब 30 टन दोस्तों कौन उठाएगा यार, ये बताओ। अगर आकार की बात करें तो एक 50 बाई 30 के कमरे, 50 बाई 30 चौड़ाई लंबाई में, अरे हॉल टाइप की बात कर रहा है दोस्तों, 50 बाई 30 के कमरे का आकार था, जितने में एक बारात टिक जाएगी। समझो दोस्तों, मेरी बात समझ रहे हैं? पहली पीढ़ी में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये अभी पहली पीढ़ी चल रहा है। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जैसे एक टीवी में एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इसी तरीके से ये देखिए वैक्यूम ट्यूब है, छोटी छोटी लगी हुई है। तो वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। तो भाई समझ सकते हो कि आकार कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा वजन होगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आज के जो कंप्यूटर हैं वो पहली कंप्यूटर की तुलना में बहुत फास्ट काम करते हैं, तो बिल्कुल आप कहोगे कि सर बहुत फास्ट काम करते हैं। समझो कैसे कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रोसेकेंड तथा गुणा करने में 200 माइक्रोसेकेंड लगते थे और आज के कंप्यूटर में नैनो सेकेंड छोड़ो यार, बहुत कम सेकेंड लगता है। यहाँ माइक्रो सेकेंड छोड़ो यार, बहुत विट समय भी नहीं लगता है। हम कह सकते हैं कि पहले पीढ़ी वाले जो कंप्यूटर हैं उनमें समय ज़्यादा लगता था। गुणा करने में और जोड़ करने में जो समय है वो आपका यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन ये पूछ सकता है। चैनल पर पहली बार कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ईमानदारी पढ़ने में होनी चाहिए। चलिए, अगर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में देखा जाए तो इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। अब बिजली के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया जो एग्जाम में एक बार बहुविकल्पीय क्षेत्र में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को AC की आवश्यकता होती थी, यानी अल्टरनेटिंग करंट।
जो AC जो करंट होता है ना, उसमें AC DC 2 करंट होते हैं ना, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो दोस्तों इसी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए काम करता था। बिल्कुल क्लियर हो गया। कौन से फैक्ट क्लियर हुए? वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर पहली पीढ़ी का, सबसे ज़्यादा बिजली खर्च वाला पहली पीढ़ी का, सबसे ज़्यादा आकार पहली पीढ़ी का, गुणा भाग करने वाला, गुणा जोड़ करने वाला 200 माइक्रोसेकेंड मैंने बता दिया पहली पीढ़ी का। इसके साथ ही साथ दोस्तों सीमित मेमोरी पहली पीढ़ी और AC करंट पहली पीढ़ी। 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता पहली पीढ़ी। सबसे ज़्यादा गर्म रखने वाला, सबसे ज़्यादा गर्मी उत्पन्न किससे, कौन से कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से होते थे? पहली पीढ़ी। ठीक है, चलिए पहली पीढ़ी से इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एक और जानना चाहिए, एक नहीं बल्कि अभी काफ़ी बताएंगे हम आपको। देखिएगा यहाँ पर पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनको ऑपरेट करने के लिए यानी उनको चलाने के लिए मशीन भाषा का यानी मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। जो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज हुआ करती थी उसका जो प्रयोग है वो प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। कैसे प्रोग्रामिंग भाषा कैसे होती है? जैसे प्रोग्रामिंग भाषा जो बच्चे कंप्यूटर को चलाते होंगे, जो बहनें चलाती होंगी, उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग भाषा वही होती है जो कंप्यूटर में संचालित होती है, जैसे C++, जावा वगैरह, NET, HTML। तो ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में इसे देखा जाता। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी आपको समझा दूंगा बहुत आसान भाषा में। देखो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पिताजी की जो शादी हुई थी, आपकी माता जी की जो शादी हुई थी, आज भी आपकी एल्बम में उनकी फ़ोटो देखने को मिल जाती होंगी। तो उसमें से आपको फ़ोटो के बाद फ़ोटो भी दी जाती थी और एक ब्लैक एंड वाइट टाइप की जो क्या होती थी, एक रील टाइप की होती थी। ऐसी रील टाइप की है ना, कैमरे में जो रील टाइप की मिलती है, आज भी मिलती है। तो उसमें उस रील को भी दिया जाता था, जिसमें ऐसे आप देखोगे प्रकाश में तो भूतनी जैसा, भूत जैसे भूतनी जैसे बंदे और बंदियाँ लगेंगी, है ना। तो वही दोस्तों क्या है, वही दोस्तों पेपर टेप, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप की बात हो रही है। तो पहली पीढ़ी में इसका इस्तेमाल हुआ और आज तक चला आया। ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कतई नहीं भूलना। इसमें देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक समय पर एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे। अब दोस्तों अगर आज की पीढ़ी की बात करूं तो पांच पीढ़ी हैं कंप्यूटर की। आज की पीढ़ी में देखा जाए तो वहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक समय में कई समस्या को कंप्यूटर हल कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक समय पर एक ही समस्या को हल करने में जो सक्षम थे वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है, वो प्रथम पीढ़ी के। यानी एक समय में इसको समस्या दी जाए तो ये कैलकुलेट करेगा कुछ समय और फिर आपको समाधान देगा, फिर आपको आंसर देगा। चलिए अब देखो मैं आपको डिटेल और पूरा सारांश सहित बताऊंगा, जिसमें आपको कोई समस्या ना हो, जिसमें मैं आपको ये पूरी तरीके से चेताना चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो बाद में ये ना कहने को मिले कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं। हमने आपको बोला था कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म भी बताया था, नहीं बताया है सही तरीके से शिद्दत के साथ पढ़ो सब कुछ। यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक ENIAC, एक IDVAC, एक IDSAC, एक UNIVAC। ठीक है ना, ये पढ़ लो। कंप्यूटर पहली पीढ़ी के खत्म। पहली पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसमें ENIAC यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो पहली पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, इनको नोट किया जाए, ENIAC, IDVAC, IDSAC और UNIVAC हमारी भाषा में। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रथम पीढ़ी में सबसे पहले ENIAC, तो यह दोस्तों अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, छोटा सा सवाल अगर मैं पूछ लूं आपसे कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, बेटा ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। वीडियो को रोक के फिर से मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने पॉइंट पर। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसको नोट किया जाए, नोट किया जाए, जिसे जॉन एकर्ट और जॉन मॉचले ने इसको बनाया था। कहाँ के निवासी थे? USA। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन मॉचले एंड जॉन एकर्ट ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था। 15 फरवरी 1946 को बनाया था। एक बार इस डेट को भले ही भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख जरूर लेना, क्योंकि डेट आपसे मुश्किल में पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, ENIAC की डेट पूछ सकता है कि ENIAC जो है कब बना था। 15 फरवरी तो मुझे नहीं लगता अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में डाल देगा, लेकिन ENIAC की डेट पूछी गई है कि जो ENIAC पहला कंप्यूटर बना था वो किस समय बना था। ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बेटा है और ये बना था 1946 में, क्योंकि इसी के अंदर आ रहा है। 1937 1953 के बीच में आ रहा है ना, 46। बहुत बढ़िया। तो ये वाला हो गया आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, USA अमेरिका के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। IDVAC इसका विकास 1945 में हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा चर्चित नहीं रहा। फुल फॉर्म पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, मैं कतई नहीं आपसे कहूँगा कि इसको ना लिखो, इसको जरूर लिखिए। IDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक
डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इडवैक कहलाता है। ठीक है, चलिए इतना ज्ञान आपको रखना है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, इडवैक 1945 में जन्मा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका जो विस्तार हुआ था वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, इसलिए इनिएक ने अपनी जगह स्थापित कर ली। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत से बच्चे कमेंट में लिखने लगते हैं। तो इडवैक और इनिएक में अंतर है, विकसित इनिएक पहले पूरा हुआ। इडवैक की अगर मैं बात करूं कि इसमें पूर्व कंप्यूटर में प्रोग्राम एवं डाटा संग्रह करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये आकार में बड़े हुआ करते थे, मेमोरी में छोटे हुआ करते थे, इसलिए यह डाटा संग्रहण करने में मुश्किल होते थे, है ना। चलिए एडसैक में देखिएगा कि एडसैक को 1949 में एम.बी. विल के द्वारा बनाया गया, एम.बी. विल के द्वारा बनाया गया, और यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसको विकसित किया है, यह बात आपको जाननी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसके अलावा हम बात करेंगे यूनिवैक, यानी इस पीढ़ी का अंतिम कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट, जिसको हम यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो यह यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर संगठन द्वारा जे ईकर्ट द्वारा बनाया गया, जे ईकर्ट के द्वारा बनाया गया एंड जे मॉची के द्वारा 1951 में तैयार किया गया। तो एक काम अब करना है आपको कि इडवैक कब तैयार हुआ, इडसैक कब तैयार हुआ, इनिएक कब तैयार हुआ। इनिएक सबसे पहले तैयार हुआ, यह बात दिमाग में रख लेना है, उनका सन आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए 2-3 स्लाइड और देखिएगा। 2 स्लाइड में पहली पीढ़ी की विशेषता। तो मैंने क्या बोला कि अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी जितना आपने डाउट होगा, जितना आपने पहली पीढ़ी में पढ़ा है, उसमें अगर डाउट होगा तो यहाँ से 4 लाइन में क्लियर हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। वैक्यूम ट्यूब द्वारा निर्मित कंप्यूटर दोस्तों, पहली पीढ़ी का। मशीनी भाषा का प्रयोग दोस्तों, पहली पीढ़ी का आंसर। अधिक महंगा कंप्यूटर, पहली पीढ़ी का। आकार में बहुत बड़ा दोस्तों, पहली पीढ़ी का। 4 क्वेश्चन बन गए। चलिए अधिक वजनी और धीमी गति का दोस्तों, पहली पीढ़ी का। एसी अल्टरनेटिव करंट दोस्तों, पहली पीढ़ी का। अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग, पहली पीढ़ी का। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टेप का प्रयोग बताया था ना, पेपर टेप, पंच कार्ड, चुंबकीय टेप, पहली पीढ़ी का। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पहली पीढ़ी से निकल कर आते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बिजली खर्च, ऊर्जा खर्च, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे कम मेमोरी, आकार में बड़े, ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि हर बहन हर भाई के चेहरे पर यह मुस्कान होगी कि जितना भी डाउट अभी तक पहली पीढ़ी में था वो खत्म हो गया। अब चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों कि आप जो है दूसरी पीढ़ी को किस तरीके से देख पाएंगे। भाई दूसरी पीढ़ी को किस तरीके से देख पाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है कि दूसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल था वो क्या है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1954 से 1962 के बीच में बनाए गए, यानी इनका एक कार्यकाल रहा। अच्छा, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, तो अब वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पहली पीढ़ी तक सीमित था। समय बदला, समय के नए एज में घुसे और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए। एक नया आविष्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया, रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। आपने देखा होगा हर चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, जिसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो पी और एन प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पी और एन अर्धचालक के माध्यम से बनाया जाता है। याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कोई चीज़ खोलते होगे, आपने देखा होगा बाजा तोड़ दो, उसमें भी निकल आता है ये आपका ये देखिए इस तरीके का है ना, तो हर जगह आपको ये मिल जाएगा। हम दूसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर का उपयोग, वहाँ टेप, यहाँ कोर का उपयोग, प्राइमरी मेमोरी, ये आएगा नहीं चुंबकीय कोर, चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जाता था। अब आपको याद कैसे करना है कि भाई प्राइमरी मेमोरी में क्या याद होता करना है। प्राइमरी मेमोरी में चुंबकीय कोर का उपयोग होता था, चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी। 2 चीज़ें याद रखना है, प्राइमरी मेमोरी होती थी दूसरी पीढ़ी में और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में चुंबकीय टेप चुंबकीय डिस्क है, प्राइमरी में चुंबकीय कोर है, इतना याद रखना है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं। इस पीढ़ी में असेंबली और मशीन लैंग्वेज को और आसान और ताकतवर बना दिया गया। जो लैंग्वेज पहली पीढ़ी में चल रही थी उसमें समय के बदलते परिदृश्य से हमने और वर्क किया, और हमने ऐसा वर्क किया कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर की ताकत और क्षमता और मेमोरी की कैपेसिटी है वो और डेवलप हो गई और अच्छी हो गई। ठीक है ना, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कंप्यूटर की ताकत बढ़ती गई। प्रोग्राम की जो भाषा पहले चल रही थी उसमें लैंग्वेज में कोवल लैंग्वेज, फोर्ट्रान जो एक लैंग्वेज है प्रोग्राम की भाषा की, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज है, इस अवधि के दौरान विकसित हो गई थी। तो यहाँ से ये फैक्ट आपका बनता है कि कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में फोर्ट्रान जैसी, कोवल जैसी भाषाएं विकसित हुई, डेवलप हुई। तो ये दूसरी पीढ़ी की बात करेंगे।
दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण जैसे IBM 1620। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर पहली पीढ़ी का है। तो इनिएक, इडवैक, इडसैक, यूनिवैक इस तरीके बताया ना, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, तो 2-3 डाल देगा, है वाले 1 डाल देगा IBM, तो IBM टिक कर देना। तो IBM 1620 है दूसरी पीढ़ी का। IBM 1620 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में इसका आकार छोटा था क्योंकि डेवलप हो गया समय के बदलते परिदृश्य से, है ना, और बिजली थोड़ी कम हो गई, लेकिन बिजली अभी भी लग रही है। और इसे अधिकांशतः वैज्ञानिक कार्यों ने साइंटिफिक वर्क के लिए काम किया जाता था, जो साइंटिफिक जो खोज होते थे, आविष्कार होते थे, उसके लिए इसका यूज़ हुआ। 1620 IBM 1620 दूसरी पीढ़ी का है। ये वाला कंप्यूटर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए IBM 1401 दूसरी पीढ़ी का है, ध्यान दीजिएगा, ये भी दूसरी पीढ़ी का है, मैं अभी बताऊंगा आपको। IBM वाली सीरीज ही दूसरी पीढ़ी को याद रख लेना है, इससे आपको भूलने में थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी, भाई भूलोगे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। IBM 1401 इसका आकार अपेक्षाकृत छोटे से मध्यम से था, भाई समय बदला, आकार छोटा हुआ, मेमोरी ज़्यादा हुई, व्यवसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो IBM 1401 व्यवसायिक, IBM 1620 साइंटिफिक वर्ग, वैज्ञानिक कार्य के लिए IBM 1620, IBM 1401 किसके लिए, व्यवसायिक कार्यों के लिए। CDC 3600 ये भी एक दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका आकार बड़ा था और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, तो आपको यहाँ पर CDC 3600 IBM 1620 ये एक साथ में याद कर लेने हैं, साइंटिफिक वर्क के लिए दोनों यूज़ हुए। पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर, इसमें असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान कोबल का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा था, जिससे स्पेस कम हो गया रखने में और जगह बच गई, वजन कम हो गया। इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च होती थी, लेकिन होती थी, ज़्यादा भी हो रही है अभी, क्योंकि जैसे तीसरे में बढ़ेंगे तो और कम हो गई, चौथे में बढ़ेंगे तो और कम होगी, पाँचवें में जाएंगे और कम होगी। पहले के कंप्यूटर से तेज हुए, AC की आवश्यकता रही इसमें भी, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरी पीढ़ी 1963 से 1972 के जगत की, ध्यान दीजिएगा। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया, और IC को लाया गया। पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, उसको रिप्लेस करके क्या आया, ट्रांजिस्टर दूसरी में आया। समय बदला, वैज्ञानिक खोज हुई, ट्रांजिस्टर को भी लात मार के बोला कि नहीं बेटा तुम नहीं आओगे, अब IC का नाम है, IC बढ़ेगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, ये IC जो है आपका जगह ले लिया, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, एक बहुत स्मॉल चिप टाइप का होता है, बहुत छोटा होता है, एक चिप टाइप का होता है जो रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी में ये IC वर्क करता है, ठीक है ना, छोटे चिप टाइप की होती है। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये इन सभी की मदद से जोड़ा जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो किया था वो जैक केवली ने किया था, यानी जो IC का प्रयोग हुआ है, तो क्वेश्चन बन गया कि IC का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तीसरी में। दूसरी में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का। पहली में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। सॉरी, देखिए, ठीक है, चलिए। अच्छा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम में आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा IBM वाला यहाँ पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि IBM जो है आपको 200 दूसरी पीढ़ी में याद रखना है, तो IBM से मैं एक यहाँ पर आपको करे दे रहा हूँ कि IBM 3600 नहीं, CDC 3600 है, और IBM 1401 है, 1620 ये दूसरी पीढ़ी के थे। यहाँ पर आपको वहाँ पर CDC 3600 था, यहाँ पर IBM 360 था, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि ये अपवाद के रूप में आपको मान लेना है। कैसे याद करना ये आपकी समस्या है। तो हर कंप्यूटर IBM दूसरी पीढ़ी का नहीं रहेगा, नोट करके लिख लो कि IBM 360 जो सीरीज़ है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की है, और हनीवेल 6000 सीरीज़ जो है वो भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। विशेषताएं क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय था, यानी समय बदला, वैज्ञानिक आविष्कार हुए और बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखा गया। आकार में छोटा और तेज़, लेकिन रखरखाव में अभी भी कठिन, यानी रखरखाव में अभी कठिन क्यों था, क्योंकि आकार में छोटा तो हो गया लेकिन बड़ा तो अभी भी था ना यार। पहली पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के मुकाबले में छोटा तो जरूर हुआ, कम स्पेस लिया, लेकिन रख रखाव में दिक्कत हो रही थी, तो मतलब वजन ज़्यादा था, आकार ज़्यादा था। अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा कर लेना, कम ऊर्जा की खपत हुई, यानी बिजली की कम खपत हुई। पहली पीढ़ी में तो 1,50,000
यूनिट की बात करें, टन की बात, कुछ ऐसा खर्च हो रहा था, मैंने आपको बताया। एसी की आवश्यकता यहाँ पर भी हुई, माउस और कीबोर्ड का उपयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बन गया कि कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में माउस और कीबोर्ड का उपयोग हुआ, तो क्वेश्चन आपका बन गया। चौथी पीढ़ी डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त। और हम वीडियो के अंतिम छोर पर आ चुके हैं, चौथी और पाँचवीं। बहुत छोटे छोटे क्राइटेरिया हैं जो एग्जाम के लिए पाँचवीं पीढ़ी और चौथी पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में BLSI का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा कि BLSI किस कंप्यूटर का हिस्सा था, कौन सी पीढ़ी में यूज़ हुआ। तो VLSI चौथी पीढ़ी में यूज़ हुआ, 1972 से 1984 का कार्यकाल रहा। BLSI का यूज़ हुआ और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसका फुल फॉर्म है। सर्किट का उपयोग किया गया, तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे पॉइंट को नहीं भूलेंगे। ये आपका एक लोगो है, इस तरीके से आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ें आप तोड़ते रहते हो, मोबाइल तोड़ दिया, कैलकुलेटर तोड़ दिया, उसमें ये चीज़ें निकल आती हैं, है ना। चलिए, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1972 से 2010 से मानी जाती है। याद रखिएगा, 2010 से मानी जाती है, लेकिन अगर NCERT में देखें तो 1984 यहाँ पर देखा जाता है। तो फिलहाल 1972 से 2010 के क्राइटेरिया में रख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सिस्टम, जिसका आविष्कार उनके एम्प्लॉय ने किया था। उन्होंने इसे इंटेल 4004 का नाम दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथी पीढ़ी में BLSI जो सर्किट होता है इसका उपयोग हुआ। BLSI सर्किट के एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते थे। अभी ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, उसमें ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, ठीक है ना। 5000 ट्रांजिस्टर लगाकर एक सर्किट तत्व बनाया जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हम BLSI सर्किट पढ़ रहे हैं दोस्तों। BLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी। यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपयोग किए जाने लगे थे, क्योंकि इनकी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गई, आकार छोटा हो गया, कम ऊर्जा लिए, स्पेस थोड़ा सा कम हुआ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत तेज़ी से काम करने लगे। पहली, दूसरी, तीसरी के मुकाबले चौथी पीढ़ी का जो रिजल्ट था, समस्या का हल जो था, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊं, चौथी पीढ़ी में यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपयोग किए जाने लगे थे। अभी बताया, यह अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में सस्ते हुए, तेज हुए और ज़्यादा विश्वसनीय थे, क्योंकि जो पहली और दूसरी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें रिजल्ट जो आता था वो 100% एक्यूरेट नहीं होता था, यानी विश्वसनीय नहीं थे। हो सकता था कि कुछ अगर हम कैलकुलेट करें तो वो गलत भी हो सकता था। इस तरीके से अगर मैं देखूं कि विश्वसनीय, ज़्यादा विश्वसनीय थे, चौथी पीढ़ी के भी अभी 100% नहीं थे, ज़्यादा विश्वसनीय थे, ठीक है। वेरी लार्ज, अब यहाँ पर विशेषताएं लिखिएगा जहाँ से क्वेश्चन आपको बनने को देखने को मिलेंगे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड पर कौन निर्भर था, वो सर्किट जो उपयोग हुआ था वो चौथी पीढ़ी में। कम खर्च और अधिक तेज, चौथी पीढ़ी। आकार में छोटे, कम वजनी, चौथी पीढ़ी। विद्युत का बहुत कम उपयोग, AC की ज़रूरत नहीं। रख रखाव सरल दोस्तों, ऑपरेट करना और चलाना सरल। हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जाए। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम नोट किया जाए, डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1, क्रे X, MP सुपर कंप्यूटर, PCS, ठीक है ना। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनको नोट किया जाए। ये तो कतई नहीं बोलना कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर कौन थे, उनके नाम ही ना लिखो आप, दूसरी के कौन थे, तीसरी के कौन थे, नाम ही ना लिखो। इस पीढ़ी में अब देखिए, पाँचवीं पीढ़ी की अवधि जो है अभी तक आगे, जो हम लोग अभी इरा में जो जी रहे हैं, ठीक है ना, 1984 से अब तक के कंप्यूटरों को पाँचवीं पीढ़ी की अवधि के कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ लिखा जरूर है 1990, लेकिन आज तक के कंप्यूटर आप लिख लीजिएगा। आज के बाद का जो समय है वो नैनो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर आएंगे, सुपर कंप्यूटर भी आ चुका है। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर हम लोग वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटरों को और भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग कर सकता है, एक समस्या को एक साथ, अलग अलग समस्याओं को भी एक साथ, बहुत सी समस्याओं को भी एक साथ प्रोसेसिंग कर सकता है और उनका रिजल्ट एक साथ दे सकता है और एक्यूरेट दे सकता है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय। पाँचवीं पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा के उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंप्यूटर इंसान की तरह काम करते हैं, वे C और C++ और जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे समय बदला दोस्तों, वैसे वैसे कंप्यूटर एक इंसानों का रूप ले लिया। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम लिख लेना है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। ये 5 कंप्यूटर आपको एग्जाम्पल के रूप में, बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ULSI टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ दोस्तों, इस चीज़ को आप कतई नहीं भूल सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई भूलना मत, ठीक है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट। यूएलएसआई का फुल फॉर्म मैं अगर आपको बताऊँ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं है कोई बात नहीं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसी में हुआ है। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी का उपयोग इसी पाँचवीं पीढ़ी की विशेषता है। इंटरनेट, ईमेल और डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, तो ये पूछ सकता है कि इसका विकास कहाँ हुआ? पाँचवीं पीढ़ी में। मल्टीमीडिया फीचर जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ? पाँचवीं पीढ़ी में हुआ। C++, जावा, .NET यानी नेट, ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हुआ, किसमें हुआ? पाँचवीं पीढ़ी में। अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते, बहुत सस्ते हो गए, बहुत कम स्पेस में, बहुत कम वजन में, बहुत कम ऊर्जा में, अधिक मेमोरी, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग, सब कुछ सबसे सस्ते है। एक मेज पे आप रख सकते हो, पहले एक हाल में आपको रखना पड़ता था, टनों का वजन होता था।